बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथिया कराम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टी ग्रेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज के पार्ट बी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मल्टी ग्रेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज के पार्ट ए की वीडियो का लिंक आपके पास ऊपर आ रहा है। आप इसे क्लिक करके मल्टी ग्रेड टीचिंग के पार्ट 1 के तमाम वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी ग्रेड टीचिंग के बकिया हिस्से की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं इनका ब्लैक बोर्ड या राइटिंग बोर्ड। मल्टीपल राइटिंग बोर्ड मस्ट बी अवेलेबल इन द क्लासरूम। इसी तरह से अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास स्टूडेंट फर्नीचर की, स्टूडेंट फर्नीचर हमारे पास मूवेबल होना चाहिए। इट मस्ट बी मूवेबल इन द क्लासरूम, ताकि हम एज पर रिक्वायरमेंट अपने लिए वहां पर स्पेस को एडजस्ट कर सके, हम अपनी मर्जी से क्लासरूम की सेटिंग को तब्दील कर सके। रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग तब्दील तभी होगी जब आपका फर्नीचर मूवेबल होगा और कम स्पेस लेगा। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर हम मल्टी ग्रेड टीचिंग की बात करते हैं तो जिन 2 क्लासेस को या 3 क्लासेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए, फर्ज करें आपके पास मल्टी ग्रेड टीचिंग है, एक आपने नर्सरी क्लास को उठा लिया और इधर से आपने साथ में 5 क्लास को एंगेज कर दिया। अगर आप ऐसे करेंगे तो दोनों बच्चों की लर्निंग रिक्वायरमेंट भी चेंज है और सिलेबस भी दोनों क्लासेस का चेंज है, तो टीचर एक बिग डिफिकल्टी में एंगेज होगा, उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर आप बात करें, अगर आपके पास एक क्लास है 3 और इसी तरह दूसरी तरफ आपके पास क्लास है 2, तो कंपैरेटिवली ऊपर वाला जो हमारा ग्रुप है नर्सरी 5 का, उससे कंपेयर करते हुए 3 और 2 को मैनेज करना एक टीचर के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 और 2 के सब्जेक्ट्स भी सेम है, इनके लर्निंग आउटकम्स भी सेम है और इनकी लर्निंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। बहुत सारा सिलेबस इनका आपस में अलाइन होता है। तो लिहाजा मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए जब क्लास को मैनेज कर रहे हैं तो इस चीज को लाजमी कंसीडर करें कि किन 2 या 3 क्लासेस को आप मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहां पर अगर हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे सिलेक्शन ऑफ क्लासेस। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, सिलेक्शन ऑफ क्लासेस को कि नर्सरी और 5 को अगर आप बैठाएंगे तो दोनों के लर्निंग आउटकम्स भी अलग है, लर्निंग स्टाइल्स भी अलग है, लर्निंग रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। तो ये पॉसिबल नहीं है एक टीचर इतने बड़े डिफरेंस को, इतने बड़े गैप को कवर अप कर सके। इसके मुकाबले पे अगर आप 3 और 2 को इंगेज करते हो तो टीचर के लिए इन 2 क्लासेस को मैनेज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इन दोनों के ऑलमोस्ट लर्निंग स्टाइल भी सेम है, लर्निंग कैपेसिटी भी सेम है, इनका सिलेबस, इनकी बुक्स ऑलमोस्ट आपस में काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है, काफी ज्यादा अलाइन है, तो टीचर को यहां पर मैनेज करना ज्यादा आसान है। अगर हम इसी तरह बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, तो लाइट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह देखना है कि क्या क्लासरूम में प्रॉपर लाइट है। ये सिर्फ मल्टी ग्रेड के लिए नहीं, या वैसे भी अगर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला लाइट फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लाइट आपकी अगर कम है तो ऑब्वियसली बच्चे को पढ़ने में बड़े मुश्किलात का सामना होगा और वहां पर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा आपका। समहाउ ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे को जब आपने बैठाया है, एक क्लास को आप ग्रुप इस तरफ किया, दूसरे का दूसरी तरफ किया, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड पे विंडो है और विंडो से सनलाइट डायरेक्टली बच्चों को इफेक्ट कर रही है, जिससे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है। तो आपको यह भी देखना है कि कहीं सनलाइट डायरेक्ट इफेक्ट ना कर रही है। फिर इसी तरह से लाइट के हवाले से अगर बात करें, अगर आपके पास क्लासरूम में राइटिंग के लिए व्हाइट बोर्ड मौजूद है और आपने उसे एक ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहां पर विंडो से या डोर से सनलाइट डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पर आती है और व्हाइट बोर्ड उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से राइटिंग जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाती और बच्चों के लिए वो राइटिंग बोर्ड पे प्रॉपर विजिबल नहीं होती, जिससे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस अगेन स्लो होता है। तो लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट में मल्टी ग्रेड की,
तो रूटीन के जो प्रोसीजर हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो बड़े क्लियर होने चाहिए बच्चों को। बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस क्लास के लिए कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट है और किस क्लास के लिए कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट है। बच्चों के जगह पर बैठने का तयन प्रॉपर होना चाहिए। मल्टी ग्रेड टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे रूल्स डेवलप करेंगे, बच्चों को ऐसे प्रोसीजर्स के अंदर आप डेवलप करोगे कि बच्चे शोर कम करें और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में इंगेज हों। मैं एक सादी सी मिसाल आपको देने लगा हूं। ये हमारे क्लासरूम के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे पानी पीने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो अमूमन क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा तो सब एकदम कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करेगा, टीचर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। अब पूरी क्लास, इधर वाली भी और इधर वाली भी, दोनों क्लासेस उसकी तरफ मुतवज्जा है। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस वहां पर स्लो हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब ऐसे के अंदर आप सिंपल एक प्रोसीजर डेवलप कर सकते हो। इफ समवन वांना गो टू ड्रिंक वाटर, जस्ट रेज द हैंड एंड मेक दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन, अगेन दिस साइन। अब ये किसी बच्चे ने हैंड रेज कर दिया, उस साइड पर है या इस साइड पर है, हैंड रेज हुआ, टीचर ने देख लिया कि ठीक है ये बच्चा पानी पीने के लिए जाना चाह रहा है, टीचर वहीं से अलाउ कर देगा, यस यू मे, और टीचर उसके पास जाकर उसे इशारा कर देगा, ठीक है जी आप जाओ। इस तरह के प्रोसीजर्स डेवलप करें। और ये रिसर्च ये बात करती है कि जितने स्ट्रॉन्ग आपके प्रोसीजर और रूल्स होंगे, आपकी टीचिंग उतनी स्मूथ होगी और बच्चों की लर्निंग उतनी ही इफेक्टिव होगी। इसके साथ अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, टीचर की अपनी मूवमेंट है। अगर टीचर एक ही जगह पे खड़ा है, एक ही जगह से इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहा है, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम होगी। जब हमने पहले बात की ब्लैक बोर्ड और राइटिंग बोर्ड को लेकर कि एक का रुख इस तरफ और एक का रुख दूसरी तरफ होगा, यानी कि दोनों क्लासेस का रुख ही ऑपोजिट होगा, तो ऑब्वियसली टीचर को कभी इधर मूव करना है और कभी टीचर को इस तरफ मूव करना है, तो टीचर की अपनी मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे कॉमन फैक्टर होता है क्लासरूम में टीचर को लेजी करने वाला, वो टीचर टेबल है। सॉरी टू से, अगर आपको ये बात बुरी लगी कि मैंने इससे कहा कि टीचर टेबल से टीचर लेजी होता है, लेकिन ये अमूमन देखा गया है। मैं टीचर चेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैं टीचर टेबल की बात कर रहा हूं। टीचर, क्योंकि टेबल भी स्पेस भी ज्यादा आपकी कवर करेगा, मल्टीग्रेड टीचिंग में टेबल आपकी स्पेस ज्यादा लेगा, और दूसरी तरफ आप वहां पर अगर बैठे हो तो आप दोनों क्लासेस को मैनेज नहीं कर सकते। हाँ जाहिर बात है 6 घंटे खड़ा रह के नहीं गुजारा जा सकता क्लास में, टीचर को रिलैक्स करना तो चेयर, देयर मस्ट बी चेयर, एक चेयर आप उस तरफ रख लें या एक चेयर आप इस तरफ रख लें, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ में आप जहां बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो टीचर की अपनी मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर को एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा, रूटीन से बढ़कर काम करना पड़ेगा टीचर को। हमने पहले बात की थी कि टीचर की अपनी विलिंगनेस टुवर्ड्स हार्ड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टीचर को यहां पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो टीचर की अपनी मूवमेंट क्लासरूम की मैनेजमेंट में मल्टीग्रेड टीचिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बच्चों को इंगेज करना है, है इंगेज द स्टूडेंट्स। आपके दोनों क्लासेस के तलबा को हमा वक्त ऑल द टाइम इंगेज होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में। उनके पास कोई ना कोई एक टास्क हर वक्त रहना चाहिए। अगर उनके पास वो टास्क नहीं रहेगा तो तब बच्चे लेजी होंगे, लेजी होंगे तो बच्चे शोर करेंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जिससे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस अगेन स्लो डाउन होगा। तो जरूरी है कि आपने इंगेज करना है स्टूडेंट्स को। अब इसे कैसे इंगेज कर सकते हैं आप, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। हम इस पर फर्दर बात करते हैं कि किस तरह से आप इन्हें इंगेज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तभी के लिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपके पास स्पेस इनफ होना चाहिए, आपके पास हर क्लास के लिए सेपरेट बोर्ड होना चाहिए, आपके पास फर्नीचर जो है वो मूवेबल होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किन दो क्लासेस को ग्रुप कर रहे हो क्लास के अंदर, आप लाइट की सिचुएशन को मद्देनजर रखोगे,
इसी तरह रूटीन, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को डिफाइन किया जाएगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। टीचर्स की इटसेल्फ अपनी जो मूवमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एंगेज द स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस, कोई ना कोई टास्क देके आपने उन्हें एंगेज करना है। अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन मल्टी ग्रेड टीचिंग में। तो बच्चों को अगर आपको एंगेज करना है क्लासरूम में तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज को आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सबसे पहले ओरल क्विज कंपटीशंस आप क्लासरूम में करवा सकते हैं। मैंने जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में बात की कि क्लासेस की सिलेक्शन आप इस बेस पे करोगे कि उनका सिलेबस आपस में अलाइन होगा। वो बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स, बच्चों के लर्निंग कैपेसिटी और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, तो आप इन क्लासेस को मल्टी ग्रेड टीचिंग में इंगेज करोगे। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं। आप अपने उसी क्लासरूम में एक छोटा सा कॉर्नर या 2-3 बेंचेस को मिक्स करके आप एक ग्रुप बना के बच्चों को एक एक्टिविटी असाइन कर सकते हैं कि बच्चे मिलकर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। अब एक क्लास एक्टिविटी कर रही है, अब इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप दूसरी क्लास के पास आ सकते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बच्चों को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। अब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? जब आपने ग्रुप बना लिए उसके बाद बच्चों को कहेंगे लेट्स टीच अदर्स, लेट्स असेस अदर्स। अब बच्चे एक दूसरे को याद करवाने में हेल्प आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हर बच्चे ने अपना मतलूबा सबक याद कर लिया है। इसी तरह से स्टैट, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्टैट स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। ये बुनियादी तौर पे उसी तरह से स्मॉल ग्रुप वर्क में काम होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड होती है, वो है असेसमेंट। बच्चे इसके अंदर अपने खुद ग्रुप मेंबर्स की असेसमेंट करते हैं और उनकी लर्निंग को इंश्योर किया जाता है। बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं और बच्चे एक दूसरे से सुनते हैं। ये है हमारी स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। प्रोजेक्ट वर्क है, आप प्रोजेक्ट वर्क दोनों क्लासेस को, जो आपके पास 2 तरह की क्लासेस हैं, तो दोनों क्लासेस का सेम प्रोजेक्ट वर्क भी आप दे सकते हैं। इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसके ऊपर पहले से बात हो चुकी हुई है हमारी। डिस्कशन है, क्लासरूम के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को एंगेज करके विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन मेथड यू कैन कंप्लीट योर वन टॉपिक एंड एज वेल एज ग्रुप वर्क, पेयर वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप साइंस की एक्टिविटीज के अंदर बच्चों को एंगेज कर सकते हो। मैथ्स के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज आप एंगेज कर सकते हो बच्चों को। उसी तरह से सोशल स्टडीज की एक्टिविटीज बड़ी अच्छी एंगेज कर सकते हो बच्चों को। तो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज आप जनरेट करोगे, क्योंकि हमने टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले बात की थी, अ टीचर मस्ट बी क्रिएटिव। इफ अ टीचर इज अ क्रिएटिव, ऑब्वियसली ही और शी विल क्रिएट सम interesting learning activities for the students to engage them as all to teach one topic। तो ये थी जी हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, जो कि हम मल्टी ग्रेड टीचिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मल्टी ग्रेड टीचिंग के अंदर असेसमेंट्स को लेकर, असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मल्टी ग्रेड टीचिंग या सिंपल टीचिंग के अंदर असेसमेंट को एंगेज नहीं करते तो आप लर्निंग और टीचिंग को बेहतर नहीं कर सकते। किस तरह के आप असेसमेंट ले सकते हैं? पहली असेसमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एंट्रेंस असेसमेंट। एंट्रेंस असेसमेंट्स मींस, एंट्रेंस असेसमेंट का मतलब ये है कि जब आपका साल शुरू हुआ, आपको 2 क्लासेस मुहैया कर दी गई, आप तमाम बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज और उनकी लर्निंग की असेसमेंट करोगे और आप अपने पास उसे रिकॉर्ड करोगे। आपको पता होगा कि मेरे पास ये मल्टीपल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मल्टीपल क्लासेस मौजूद हैं, इनके मल्टीपल लर्निंग स्टाइल और किस बच्चे की लर्निंग कहां तक है और उसे मैंने किस तरह से आगे बढ़ाना है। जब आप पहले से उसे मुहैया नहीं करोगे तो आपके लिए आगे उनके लिए प्लान आउट करना, चाक आउट करना चीजें डिफिकल्ट होंगी। दूसरे नंबर पर रेगुलर असेसमेंट है। इनकी रेगुलर असेसमेंट से मुराद ये है कि जो आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों की असेसमेंट कंडक्ट करते हो, जस्ट द पर्पस ऑफ असेसिंग द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ मच हैव दे लर्न ऑफ दिस टॉपिक, कि उन्होंने इस टॉपिक को कितना याद कर लिया है। ये आपकी डेली बेसिस पे हो सकती हैं असेसमेंट्स।
ये आपकी वीकली बेसिस पे हो सकती हैं, ये आपकी फोर्टनाइट बेसिस पे हो सकती हैं, ये आपकी मंथली बेसिस पे हो सकती हैं। रेगुलर आप असेसमेंट्स कर रहे हो ताकि बच्चों की आप असेसमेंट लर्निंग को असेस कर सको। अगर आप डेली बेसिस पे असेसमेंट करते हो इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही क्लास शुरू हुई, पीरियड शुरू हुआ, बच्चों का चलो बेटा जो कल आपने याद किया था उसे लिखना शुरू करो। अब एक क्लास जो एंगेज हो गई असेसमेंट के अंदर, वो कल का याद किया हुआ सबक आप लिखना शुरू हो गए हैं। अब वो पूरी क्लास इंगेज है, आप दूसरी क्लास पे पास गए हो, उन्हें आपने अलग से आज के टॉपिक के इंस्ट्रक्शंस देके उसकी लर्निंग पे लगाया और इधर वापस जब आप आए अपनी क्लास के पास तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना राइटिंग का काम मुकम्मल कर लिया होगा। आप उनकी राइटिंग को, क्योंकि वो जो कल का दिया हुआ काम होगा वो 2-3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन असेस द लर्निंग। आप उन्हें नई इंस्ट्रक्शंस देके दोबारा से सेकंड क्लास के पास चले जाओगे। इसी तरह से तीसरे नंबर पे जो असेसमेंट आप कर सकते हो पीरियोडिक असेसमेंट्स हैं। ये असेसमेंट्स आपकी वीकली बेसिस पे हो सकती हैं, ये मंथली बेसिस पे और टर्मिनल बेसिस पे, टर्म्स के ऊपर भी हो सकती हैं एट द एंड ऑफ ईच टर्म। आप बच्चे से पीरियोडिक असेसमेंट्स के जरिए जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना याद कर चुका हुआ है, जबकि रेगुलर असेसमेंट आप चेक कर रहे हो जो पढ़ा रहे हो उसे कितना इसने याद कर लिया, मजीद इसे कितना करवाना है। जबकि पीरियोडिक असेसमेंट्स के अंदर आप ये असेस कर रहे हो कि बच्चे को एक स्पेसिफिक आउटकम्स था जो डिलीवर कर दिया गया, काम खत्म हो गया। चैप्टर के एंड पे आप इसकी असेसमेंट ले सकते हो, बच्चे को इसमें से कितना आता है, बच्चे ने कितना याद कर लिया, कितना हमारा अचीव हो चुका है। इसी तरह फोर्थ टाइप जो अगर हम बात करें सेल्फ असेसमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। आप बच्चे ने कोई काम किया, जिस तरह हमने यहां पर कहा कि डेली बेसिस पे अगर आप बच्चे को कहते हो कि बेटा जो कल याद करके आए हो आप उसे लिखो, तो आप उसे सेल्फ असेसमेंट पे दे देते हो, उसे साथ में दोनों को इंगेज करते हो। चलो बेटा आपने खुद ही लिखा है, किताब ओपन करो, उसे खुद ही से चेक करो। अब लिखा बच्चे ने खुद, बच्चा चेक भी उसे खुद ही कर रहा है, एक क्लास आपकी टोटली इंगेज्ड है। आप इसी दौरान में दूसरी क्लास को नए इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर सकते हो, उन्हें टॉपिक समझा सकते हो, नया काम असाइन कर सकते हो। एट अ टाइम आप दोनों क्लासेस को मैनेज कर रहे हो। फिर इसके अंदर आप पेयर असेसमेंट भी कर सकते हो। पेयर असेसमेंट में क्या होगा कि आप कहते हो चलो बेटा आपने कर लिया ये काम, चले आप ऐसा करें, आप अपने साथ वाले दोस्त को अपना काम दें और आप उसका काम चेक करें, आपका दोस्त आपका काम चेक करे। या आप ये भी कर सकते हो, इस बेंच वाले बच्चे अपना काम उन बेंच वाले बच्चों को दें और ये बेंच वाले बच्चे अपना काम इस बेंच वाले बच्चों को दे दें। तो काम को आपस में शफल करके बच्चों को अगेन आपने एंगेज कर दिया कि चलें भी आप एक दूसरे की असेसमेंट को चेक करेंगे, उनके टेस्ट को आप चेक करेंगे। तो ये वो 4 तरह के असेसमेंट्स हैं जिन्हें आप अपनी क्लास के अंदर मल्टीग्रेड टीचिंग को असेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट द एंड आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि मल्टीग्रेड टीचिंग के लिए टीचर को स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। यहां पर मैनेजमेंट का कोई भी फर्द है, चाहे वो मॉनिटरिंग ऑफिसर है, वो हेड टीचर है, वो प्रिंसिपल के रोल पर मौजूद है या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, सबको ऐसे टीचर जो मल्टीग्रेड टीचिंग कर रहा है उसके साथ सपोर्टिव रोल पर आना पड़ेगा। जो टीचर मल्टीग्रेड टीचिंग कर रहा है उसके सिलेबस के अंदर रूटीन के सिलेबस से कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ऐसी क्लास, ऐसा टीचर जो कि मल्टीग्रेड टीचिंग कर रहा है, इनके टाइम टेबल के अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इनके टाइम टेबल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट को करना पड़ेंगी ताकि टीचर अपने आप को रिलैक्स फील करे, वो बाउंड ना हो। उनके टाइम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, पीरियड्स के नंबर ऑफ पीरियड्स को कम करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट्स को अलाइन करना पड़ेगा, उन्हें सब्जेक्ट्स को डेज में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस अंदाज में आप चीजों को लेकर चलोगे तो मल्टी ग्रेड टीचिंग आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। आखिर में अगर मैं इसे समराइज करूं तो एक ही बात कहूंगा, टीचर का खुद से विलिंगनेस शो करना, हार्ड वर्किंग के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में मल्टी ग्रेड टीचिंग से मुतल्लिका जितने भी बात यहां पर की गई वो आपकी टीचिंग को आसान करेगी। आपके स्कूल में इस तरह के मसाइल का बेहतरीन हल आपको मिलेगा। इंशाल्लाह ताला एक अगली वीडियो में
बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।